में हमें कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो जंगल में रेस्ट कर रहे होते हैं। जब उनमें से एक लुटेरा टॉयलेट करने जाता है तभी वहाँ पर उसे एक अजीब सा मास्क मिलता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंसान के लिए बनाया गया है। उसी समय उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है तो उसे एक गुफा मिलती है जिसके अंदर पहुँचने पर उसे अचानक से जमीन के अंदर खींच लिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्राइस, उसकी गर्लफ्रेंड सुलिंग और एक जापानी साइंटिस्ट री को देखते हैं जो एक प्राइवेट मिशनरी टीम के साथ उसी जंगल में जापानी मिलिट्री बंकर ढूंढने के लिए गए होते हैं। इसलिए वो लोग जंगल में मौजूद हर गुफा को एक एक करके चेक कर रहे होते हैं। हालांकि प्राइस क्या ढूंढ रहा है इस बारे में टीम के कैप्टन को भी कोई जानकारी नहीं थी। जिसके बाद वो सभी जंगल में आगे बढ़ते हुए इंडोनेशिया के यूनेना आइलैंड में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक डेड माइन मिलती है जिस पर पहले डच का कब्जा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद 1942 में जापानीज ने आइलैंड के साथ साथ डेड माइन पर भी कब्जा कर लिया था। और क्योंकि प्राइस को डर था कि उस डेड माइन के अंदर जाना सेफ नहीं है, इसलिए वो ग्रुप में मौजूद इंजीनियर स्टैनली को चेक करने के लिए कहता है। जब स्टैनली अंदर जाने की तैयारी कर रहा होता है तभी वो साइंटिस्ट री से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि मैं प्राइस के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने वाले सोल्जर्स के बारे में रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो स्टैनली बताता है कि कोई भी सोल्जर ट्रेनिंग के बाद इंसान नहीं रहता बल्कि पूरी तरह से एक हथियार बन जाता है। तभी उन लोगों पर लुटेरे अटैक कर देते हैं जिससे दोनों टीम के बीच गोलियां चलने लगती हैं। तभी हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट होने से माइन से बाहर निकलने का दरवाजा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और एरियो भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। इन सारी परेशानियों को देखकर स्टैनली प्राइस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, तो वो बताता है कि 1 साल पहले एक्सप्लोरेशन टीम को एक आर्मी बंकर के बारे में पता चला जहाँ पर उन्हें ऐसे पेपर्स मिले जिसमें कोड वर्ड में बहुत सारी डिलीवरी लिखी हुई थी। जिसके बाद से ही प्राइस री के साथ उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उस बंकर में जापानीज आर्मी ने बहुत सारा खजाना छिपा कर रखा है और जो कोड एक्सप्लेनेशन टीम को मिला उसे डिकोड करने पर प्राइस और री को लगता है कि जिस बंकर को हम ढूंढ रहे हैं वो यही है। लेकिन इन बातों पर स्टैनली को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हैं। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और एक लकड़ी के पुल से गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लगी हुई लाइट खुद ब खुद जल जाती है और जापानी म्यूजिक बजने लगता है जो कि एक वार सॉन्ग होता है, जिसे सुनकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि इतने सालों बाद वहाँ मौजूद जनरेटर खुद ब खुद कैसे चालू हो सकता है। इसलिए उन्हें लगता है कि वो लुटेरे उनसे पहले ही माइन के अंदर जा चुके हैं, जिससे वो काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ फोटोज मिलती है जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। फिर उन्हें दूसरे रूम में उस बंकर का मैप मिलता है जिसे देखकर प्राइस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये वही जगह है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है। इस दौरान ग्रुप के बाकी लोग उन्हें मिली फुटेज के बारे में पूछते हैं। तब री प्राइस के मना करने के बावजूद उन लोगों को बताती है कि ये जगह मेडिकल रिसर्च सेंटर के लिए यूज की जाती थी, साथ ही यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन भी बनाए जाते थे। ये जानकर स्टैनली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्राइस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद कैप्टन जोको को एरियो का ध्यान रखने के लिए बाकी लोगों के साथ वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद बाकी टीम मेंबर के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तो प्राइस उससे कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्योंकि मैंने इस काम के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं इसलिए तुम्हें खजाने को ढूंढने में मेरी मदद करनी ही होगी। ये सुनते ही कैप्टन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी खजाने और पैसों से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी टीम को इस तरह से मरने नहीं दे सकता। इसलिए प्राइस और उसकी गर्लफ्रेंड सुलिंग भी कैप्टन के साथ ही जाते हैं, जिससे एरियो के साथ स्टैनली, जोको और री ही बचते हैं। जिसके बाद स्टैनली री से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर चल रही रिसर्च और यूनिट 731 के बारे में हमें पहले से ही बताना चाहिए था। जिस पर री कहती है कि क्या इस चीज से कुछ फर्क पड़ता, तो वो साफ इनकार कर देता है। तभी जमीन से 2 हाथ निकलकर एरियो को अंदर खींच लेते हैं, जिससे उसकी चीख सुनकर स्टैनली और री उसके पास पहुँचते हैं। तो वो देखते हैं कि नीचे मौजूद अजीब सी दिखने वाली क्रीचर उसे वहाँ से खींच कर ले गया है, जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर स्टैनली, जोको और री एरियो को वापस लाने के लिए उस गुफा के अंदर बढ़ने लगते हैं। तभी जोको को वो क्रीचर दिखाई देता है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ री और स्टैनली को ओरियो की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये देखकर री बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हालांकि स्टैनली उसे संभालने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उस पर भी कोई अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टन और उसके साथ मौजूद लोगों को दिखाया जाता है। इस दौरान प्राइस को वहाँ पर एक रिसर्च नोट मिलती है, जिसमें किसी इंसान पर किए जाने वाले
वाले रिसर्च के बारे में लिखा गया था। जिसके बाद हम जोको को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे बहुत सारे कंकालों के साथ उसी लुटेरे की सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये देखकर जोको बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से उसके सामने एक क्रीचर आ जाता है जिसे वो गन से शूट करके मार देता है और एरियो को आवाज लगाने लगता है। तभी एक दूसरा क्रीचर उस पर पीछे से अटैक करके उसकी आंखें बंद कर देता है। हालांकि जोको उस क्रीचर का बहुत ही बहादुरी से सामना करता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है, लेकिन उसकी आंखों में खून लगने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे बहुत सारे क्रीचर उसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं। इसलिए वो हार मान लेता है। फिर देखते ही देखते वो क्रीचर उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर और कैप्टन को एहसास होता है कि वो लोग वहाँ पर फंस चुके हैं। हालांकि वो दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर फिर से म्यूजिक बजने लगता है। इधर स्टैनली को होश आता है तो एक मास्क पहना हुआ जापानी सोल्जर उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए री उसे बताती है कि ये सोल्जर अब तुम्हें अपना बंदी बना चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके दुश्मन हो। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वो री की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी स्टैनली उस पर अटैक कर देता है जिससे उस सोल्जर का चेहरा खुल जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी किसी मुर्दे की तरह पूरी तरह से सूख चुकी है, क्योंकि वो पिछले 70 सालों से यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद री उस सोल्जर को विश्वास दिलाने के लिए वो वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें जापानीज ने सरेंडर कर दिया था। ये देखकर उस सोल्जर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अपने साथी सोल्जर की डेड बॉडी के सामने बुरी तरह से रोने लगता है। जिसके बाद हम कैप्टन और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ पर प्राइस पर एक क्रीचर हड्डी के टुकड़े से अटैक कर देता है। इसलिए कैप्टन उस क्रीचर को शूट करके मारने की कोशिश करता है, जिससे वो क्रीचर उस पर भी लगातार अटैक करने लगता है। तभी सार्जेंट के हाथ पर एक रोड लग जाती है जिसकी हेल्प से वो उस क्रीचर को मार कैप्टन की जान बचा लेता है। फिर उनका ध्यान प्राइस की ओर जाता है जिससे ब्लीडिंग हो रही होती है। इसलिए कैप्टन सुलिंग को उसकी जैकेट से घाव पर दबाने के लिए कहता है जिससे कि उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। दूसरी ओर हम री को देखते हैं जो उस जापानी सोल्जर से पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो 1945 से अब तक उसी बंकर की सुरक्षा कर रहा है। हालांकि वो 2 लोग थे, लेकिन उनमें से एक मर चुका है। जब री उस सोल्जर के मरने का रीजन पूछती है तो वो बताता है कि जब 1945 में जापान हार गया तो मेरा साथी सरेंडर करना चाहता था, लेकिन मुझे इस चीज पर यकीन नहीं था, इसलिए हम दोनों में लड़ाई हो गई और मैंने अपने साथी को मार दिया। जिसके बाद स्टैनली उस सोल्जर से पूछता है कि अगर तुम अकेले बचे हो तो वो क्रीचर कौन था जो हमारे सोल्जर को अपने साथ ले गया। तो वो सोल्जर बताता है कि वो क्रीचर यहाँ के कैदी हैं जिन पर रिसर्च करके उन्हें इस तरह बना दिया गया है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के नाकाम होने के बाद एक नए तरीके का पता चला। इसलिए जापानीज ने अपने सोल्जर्स पर भी एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो बहुत लंबे समय तक जवान और मजबूत रह सके, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया जिससे वो सोल्जर मुर्दों की तरह दिखने लगे। हालांकि इसके बाद भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और फॉर्मूले को परफेक्ट करके फिर से एक्सपेरिमेंट किए, जिससे एक्सपेरिमेंट किए गए लोग इंपीरियल गार्ड में बदल गए। इस चीज से पता चलता है कि जापानी सोल्जर के अलावा भी वहाँ पर और सोल्जर मौजूद हैं। दूसरी तरफ कैप्टन बाकी लोगों के साथ एक रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक बहुत ही खतरनाक डेड बॉडी मिलती है जिस पर किसी तरह की रिसर्च की गई थी। तभी प्राइस को वहाँ पर एक इंजेक्शन मिलता है जिसके अंदर गोल्ड लिक्विड होता है, जिससे उसे पता चलता है कि जापानीज एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड का यूज कर रहे थे, जिससे प्राइस समझ जाता है कि उस जगह पर आने वाला सारा गोल्ड एक्सपेरिमेंट में यूज हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये जानकर वो पूरी तरह से निराश हो जाता है, लेकिन सुलिंग उसे समझाती है कि अगर ऐसा है तो इंजेक्शन के अंदर मौजूद लिक्विड गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये किसी भी इंसान को बदल सकता है। तभी कैप्टन और पापा वहाँ मौजूद दरवाजे को खोलकर एक बहुत बड़े कंटेनर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक अजीब सा घेरा बना हुआ दिखाई देता है। जिसके अंदर कैप्टन पहुँचता है तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे सोल्जर दिखाई देते हैं जो कि इंपीरियल गार्ड थे। तभी वो सोल्जर हिलने लगते हैं। हालांकि कैप्टन अपनी ओर बढ़ रहे एक सोल्जर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर उसके हाथ पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। जिसके बाद कैप्टन पापा के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग पापा को बहुत ही बेरहमी से घायल कर देते हैं। हालांकि प्राइस और सुलिंग वहाँ से एक टनल की हेल्प से निकल जाते हैं, लेकिन कैप्टन पापा की चीख सुनकर उसे बचाने के लिए वापस से सोल्जर के पास पहुँचता है तो उसके सामने ही एक सोल्जर पापा को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वो लोग कैप्टन का पीछा करने लगते हैं, जिससे कैप्टन भी अपनी जान बचाकर टनल के अंदर चला जाता है। फिर कैप्टन प्राइस और सुलिंग के साथ आगे बढ़ता है तो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे लुटेरे के साथ साथ एरियो की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसकी कंडीशन
कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते वहाँ पर मौजूद एक क्रीचर प्राइस पर अटैक कर देता है। हालांकि कैप्टन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। तभी एक दूसरा क्रीचर सुलिंग पर भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन सुलिंग के साथ साथ कैप्टन के हाथ भी नुकीली हड्डियों पर लग जाते हैं, जिससे वो दोनों ही उन क्रीचर पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर स्टैनली और री मौजूद थे और क्योंकि प्राइस की हालत काफी ज्यादा खराब थी इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड सुलिंग बाकी लोगों से नजरें छुपाकर वो इंजेक्शन प्राइस के गले में इंजेक्ट कर देती है, जो कि प्राइस को वहां पर मिला था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो इंजेक्शन उन सोल्जर्स को इतने दिनों तक जिंदा रख सकता है तो उसे क्यों नहीं। तभी वहां पर सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं। जेन से बचने के लिए बाकी लोग तो वहां से भाग जाते हैं लेकिन री को मिला हुआ जापानी सोल्जर बहुत ही बेरमी से मारा जाता है। तभी क्रीचर प्राइस और कैप्टन पर अटैक कर देते हैं लेकिन उनमें से एक पर री पत्थर से अटैक करके उसे मार देती है जबकि दूसरे को कैप्टन मार देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सुलिंग इस मौके का फायदा उठाकर प्राइस के साथ दूसरे रूम में चली जाती है, जिससे वो लोग बाहर ही फंस जाते हैं। इसलिए वो लोग मजबूरन दूसरे रूम में छिप जाते हैं। तभी सोल्जर्स दरवाजा तोड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं इसलिए कैप्टन उन्हें रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जिससे स्टैनली और री वहां से निकल जाते हैं। हालांकि कैप्टन उनमें से एक सोल्जर का सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो कैप्टन को बहुत ही बेरमी से मार देता है। दूसरी ओर सुलिंग भी प्राइस को घसीटते हुए आगे बढ़ती है तो उसे सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। तभी प्राइस पूरी तरह से बदल जाता है और सुलिंग को बहुत ही बेरमी से मार देता है। इधर हम स्टैनली और री को देखते हैं जो पानी के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस दौरान सोल्जर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि री तो पानी के रास्ते से बाहर निकल जाती है लेकिन उसे स्टैनली कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तभी वहां पर एक सोल्जर्स भी पहुंच जाता है जो री को बेरमी से पीटने लगता है। फिर बाकी सोल्जर्स के वहां पहुंचने पर वो री को भी तलवार से अटैक करके मार देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये